नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह। न्यूज़ का अड्डा पर आपका स्वागत है। बात करते हैं बजट की। बजट के को लेकर हम एक सीरीज चलाने जा रहे हैं, जिस पर हर दिन एक एक एपिसोड में जानेंगे कि बजट में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो आज की सीरीज में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बजट से आम आदमी को किस प्रकार से नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल बजट आया और उसके बाद जो रुझान लोगों के आए सोशल मीडिया पर, राजनेताओं के, विपक्षी पार्टियों का क्या है, उनका तो काम ही है ये करना, लेकिन इसको लेकर जो बार बार एक रुझान सामने आ रहे हैं, लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनका रिएक्शन से सामने आ रहा है, उस पर बात करेंगे। तो दरअसल इस बजट को लेकर कई सारी शंकाएं हैं कि जैसे पहले तो बता दें कि ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जब भारत का बजट डिजिटली पेश हुआ है। पेपरलेस बजट है ये टोटली। इसके लिए अगर आपको बजट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए और डीप में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए केंद्र सरकार ने 6 जनवरी को यूनियन बजट के नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, जिस पर ये बजट है, आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस बात को लेकर लोगों में शंकाएं हैं, और जो ऑनलाइन सर्वेज भी हुए हैं, जिसमें कई सारे चैनल्स के ऑनलाइन सर्वेज में ये बात सामने आई है कि लोगों को शंका है कि इससे जो सरकार जो साहस दिखाई है देश की इकोनॉमी को उठाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, तो इससे महंगाई बढ़ेगी। लेकिन बात करते हैं, देखिए, पहले तो पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये का सेस टैक्स लगाया गया है। सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। इसका जो नेगेटिव फीडबैक लोगों को लग रहा है वो ये है कि इससे महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल पहले से ही है, सारे जो स्टेट्स हैं, कई सारे स्टेट्स हैं, वहाँ 100 रुपये के पार है। ऐसे में जब 2.5 रुपये बढ़ेगा तो 2.5 रुपये केंद्र लगाएगी, उसके बाद स्टेट्स का जो अपना टैक्स है स्टेट्स लगाएगा, जिससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों की जेब पर भार पड़ेगा। हालांकि केंद्र सरकार पीएम मोदी ने ही दावा किया था कि इसके लिए उन्होंने जो है इसका एक बीच का रास्ता निकाला गया है। वो ये है कि बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को सरकार ने घटा दिया है। ये दावा किया जा रहा है, इसको फैक्ट नहीं कह सकते अभी, लेकिन सरकार कह रही है, इसलिए मानना पड़ेगा। उसके बाद ये जो बजट है, क्योंकि कोरोना की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी, देश का जो राजकोषीय घाटा है वो बीते 30 साल में इस समय सबसे ज़्यादा 9.5% है। इससे पहले 1991 में 5.5% था। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा है, जिसे घटा के 4.5% लाने की तैयारी में सरकार है। मिडिल क्लास की बात इसलिए करूंगा कि मिडिल क्लास को इस बजट में कुछ खास मिला नहीं। जो पिछले बजट में जो टैक्स से छूट दी गई थी या जो भी रहा, तो पिछले बजट में जो टैक्स लगाए गए थे वो टैक्स टू बी कंटिन्यू चलेंगे, टू बी कंटिन्यू मोड पे हैं, वो अनवरत चलते रहेंगे। मिडिल क्लास के टैक्स में बदलाव ना करने के पीछे सरकार की कई सारी मंशाएं हो सकती हैं, जो मेरे लिहाज से मैं समझता हूँ कि उसके पीछे एक वजह ये होगी कि टैक्स में चूँकि मिडिल क्लास के जो नौकरी पेशा लोग हैं, सैलरीड एम्प्लॉई हैं, तो सैलरीड एम्प्लॉई जितने भी हैं वो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उनके टैक्सेस से सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है। तो शायद यही वजह होगी कि इस बार सरकार ने बहुत ही साहसिक कदम उठाया है कि कोई हिला हवाली किए बिना सीधे एक स्टेप बढ़कर कड़ा कदम उठा लिया और इसमें कोई राहत नहीं दी। हालांकि एक चीज़ दी गई है, जो मेरे आप जैसे कई सारे देश में मिडिल क्लास लोग हैं, तो इन्हें जो होम बायर्स हैं, घर खरीदने की इच्छुक है, तो उनके लिए जो 1.5 लाख की छूट सरकार दिया करती थी, तो वो टैक्स डिडक्शन में जो 1.5 लाख की छूट की सीमा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। अब मार्च 2022 तक इसकी सीमा
रहेगी, यानी कि तब तक लोग इसका लाभ ले सकेंगे अगर ऐसा खरीदते हैं तो। इसके अलावा जो महंगाई, जिन चीज़ों पर सरकार ने टैक्सेस बढ़ाए हैं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, और जिनकी वजह से महंगाई बढ़ने की आशंका है, वो ये है कि इनका जो कंफर्ट वाली चीज़ें हैं लाइक टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल फ़ोन्स, गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें महंगी होंगी, ये तय है। वजह उसके पीछे ये है कि जैसे ऑटो पार्ट्स में, तो इस ऑटो पार्ट में सरकार ने इसकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, जो इसके ऑटो पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स हैं उसके एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है सरकार ने। इसका असर ये, नेगेटिव असर ये होगा कि महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा देश में हो हल्ला मच रहा है वो ये है कि सरकार 3 बैंकों का निजीकरण करने को बेचने जा रही है। ऐसा 1969 में जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो 1959 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो उस वक्त ये था कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा, सरकार के नियंत्रण में रहेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अब मोदी सरकार ने एक कदम स्टेप लिया है, और इसे मैं बहुत ही साहसी कदम, मेरे हिसाब से बहुत ही साहसी कदम है, क्योंकि अब तक किसी भी सरकार, कोई भी सरकार रही हो, किसी ने भी प्राइवेटाइजेशन की बात ही नहीं की। लेकिन इस सरकार ने खुले तौर पर संसद में पीपीटी मॉडल की बात की, प्राइवेटाइजेशन का निजीकरण की बात की। हो सकता है इसके अपने राजनीतिक नफा नुकसान हो सकते हैं, लेकिन जितनी बजट को लेकर और इकोनॉमिक गतिविधियों को लेकर मेरी समझ है, तो ये बजट आगामी दिनों में अगर अच्छे से अप्लाई किए गए तो देश को बहुत आगे ले जाएंगे। एयर इंडिया भी बेची जा रही है, शायद रतन टाटा ग्रुप जो है इसे खरीद सकता है। अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो लोगों की है वो केवल इसी बात को लेकर है कि पेट्रोल डीजल महंगा होगा, लोगों की आय पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, और इसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। लेकिन विरोध अपनी जगह है, लेकिन जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि मैं मानता हूं कि सरकार ने बहुत ही साहसिक कदम उठाए, क्योंकि कोरोना की वजह से देश की इकोनॉमी चौपट हो चुकी है, और उसे सुधारने के लिए सरकार को साहसिक कदम उठाने जाने की ज़रूरत थी। इस बार सरकार ने किसी भी वर्ग को लॉलीपॉप दिखाने के बजाय सीधे सीधे कड़वा वैक्सीन का कड़वा डोज दिया है, ताकि कोरोना के साथ इकोनॉमिक गतिविधियों को भी एक वैक्सीन मिल सके और ये सही रास्ते पर आ सके। बहरहाल अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।